चैप्टर 8 अ डे ऑफ नेशनल शेम, राष्ट्रीय शर्म का एक दिन। 21-22 तारीख के बाद मैंने घूमना फिर बंद कर दिया था क्योंकि कुछ होने जाना था नहीं। मैं रूम पे ही रह रहा था और मेरे घर रूम के आसपास से निरंकारी बॉर्डर था, तो मैं वहीं घूमने जाता था शाम वाम में। और वहां पे लखा बाबा थे जिन्होंने मुझे बोला था कि परेड में साथ में चलना है, तो मेरे दिमाग में भी था कि चलो निरंकारी बॉर्डर से ही परेड में चलेंगे, क्योंकि दूसरे बॉर्डर से फिर दिल्ली में घुसने का बहुत झमेला होता और भीड़ भी होता। परेड में कॉल ये था कि बहुत से लोग बाहर से गांवों से भी आ रहे थे परेड में अपना अपना ट्रैक्टर लेकर के, और उसके अलावा जो लोग बॉर्डर्स पे थे वो भी जाने वाले थे। और जो लोग एक बार परेड हो जाए उसके बाद ऐसा था इंस्ट्रक्शन कि जिसको जहां जाने का मन है जा सकता है, जिसको घर वापस जाना है वो भी वापस भी जा सकता है, जिसको बॉर्डर पे जाना है वो बॉर्डर पे भी रह सकता है। पर परेड में सबको वापस कहीं ना कहीं या तो घर की तरफ लौट जाना था या अपने अपने बॉर्डर्स पे लौट जाना था। तो ये परेड के रूल्स थे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोगों के अंदर एक अपार जन आकांक्षा ये भी थी कि सबको लाल किला देखना था, सबको लाल किला देखना था और सबको परेड देखना था, क्योंकि अधिकतर जो किसान आए हुए थे उन्होंने उसमें से बहुत लोगों ने कभी दिल्ली ही नहीं देखा था अपने जीवन काल में, और दिल्ली आ गए हैं तो सबको लाल किला देखने का बहुत शौक था और सबको परेड देखने का भी बहुत शौक था। परेड से भी ज्यादा लाल किला देखने का तो सबको बहुत ज्यादा शौक था। लाल किला देखना है, लाल किला देखना है, लाल किला देखना है। नॉर्मल जो गांव से जो लोग आए थे लाल किला देखने का सबको बहुत शौक था। तो ये भी एक था। अब इस बीच में ना दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच में मीटिंग शुरू हो गई थी कि परेड कैसे होगा, क्या होगा। अब इतने बड़े जनसैलाब को संभालना, उस बीच में किसी भी तरह का उपद्रव हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी। और इस पर दिल्ली पुलिस और सरकार के बीच में, दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच में बातें चल रही थी। अब जो किसान आंदोलन था और किसान नेता थे वो सरकार की तो सुनने वाले थे नहीं, और दिल्ली पुलिस जब सरकार की नहीं सुन रहे तो दिल्ली पुलिस की क्या सुनते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट को ही इसमें इंटरवीन करके कोई ना कोई रास्ता निकाल देना चाहिए था और बता देना चाहिए था कि रूल रेगुलेशन बना के इधर से आप क्रॉस करोगे वैसे होगा, और दिल्ली पुलिस को प्रोटेक्शन जैसा भी है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया। ये उन्होंने बहुत गलत काम किया, क्योंकि उनके जब जब किसान भारत सरकार की नहीं सुन रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट की एक बार को सुन लेते, बट दिल्ली पुलिस के तो सुनने वाले ही नहीं थे। फिर भी दिल्ली पुलिस पे और किसान नेताओं पे छोड़ देना इस मामले को, सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर एक गार्जियन की तरफ बीच में कुछ एक रास्ता निकाल करके सोल्यूशन निकाल देना चाहिए था परेड कैसे हो। जिस समय उन्होंने अंतिम में छोड़ दिया दिल्ली पुलिस और किसान के बीच में, तभी मेरे को ये समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इधर से दोनों अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर अड़े रहेंगे। और यही हुआ ही, रात रात तक परेड से पिछले दिन रात तक भी पता नहीं था रूट क्या है, कोई क्लैरिटी नहीं थी किधर से किसको जाना है, और मुझे भी कोई क्लैरिटी नहीं थी किधर जाना है। तो और इस बीच में क्या हुआ था दोस्तों, मैंने जो रूम लिया था वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था, और उस पे मैं सिर्फ एक गद्दा डाल के सोया करता था ये पूरा जनवरी के महीने में। तो वो धीरे धीरे वो गद्दा ना पूरा गीला हो गया था, सोते सोते सिम गया था वो गद्दा, और मुझे ठंडा मार दिया था काफी कस के। और ये जब मैं उतने दिन तो मैं घूम रहा था, मुझे उसमें एहसास नहीं हो पाया, बट अंतिम में 26 जनवरी के दिन, 25 जनवरी को भी काफी मेरी तबीयत खराब थी, और 26 को तो मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं काफी लेट सो के उठा उस दिन, 10 बजे मैं सो के ही उठा, और रूट का कोई क्लैरिटी था नहीं। तो मैं फिर जल्दी से भागता हुआ निरंकारी बॉर्डर गया। वहां जाने पे मुझे पता चला कि सब ऑलरेडी परेड के लिए निकल चुके हैं, और परेड के लिए निकल के सब वापस पहले ही सिंगू बॉर्डर पहुंच गए थे, वो एक दिन पहले ही। वो भी कोई कोऑर्डिनेशन मेरा हो नहीं पाया था। मैंने सोचा परेड पे जाना है तो सुबह जाऊंगा उनके साथ ही निकल लूंगा, बट वहां पे कोई था नहीं। फिर मैं क्या करूं, तो फिर मैं निरंकारी बॉर्डर से ही हाईवे पे चढ़ा, और हाईवे पे चढ़ने के बाद जो रिंग रोड का हाईवे है और उस पे मैं चलने लगा। जब मैं थोड़ी दूर आगे चला, मजनू का टीला एक जगह, उसके कुछ दूर पहले ही जैसे ही मैं निरंकारी बॉर्डर से थोड़ा आगे चला, मैं क्या देखता हूँ, पहले तो 1-2 ट्रैक्टर देखे मुझे किसान के, थोड़ा और आगे चला तो 8-10 ट्रैक्टर, फिर किसान एकता जिंदाबाद और ये सब चलता रहा। फिर आगे क्या देखता हूँ, ट्रैक्टर से ट्रैक्टर, जन सैलाब। मजनू के टीला के आसपास जाते जाते एक पेट्रोल पंप था वहां, उससे आगे फिर बढ़ने का जगह है नहीं था। मैंने अपनी गाड़ी वहीं पे साइड में पार्क कर दी और मैं खड़ा हुआ, क्योंकि उससे आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं था। वहां मुझे पता चला कि किसान ऑलरेडी बहुत सारी बारकेडिंग तोड़ के, 6-7 बारकेडिंग तोड़ के वहां तक पहुंचे, और आगे वाली बारकेडिंग तोड़ी जा रही है।
और वो उतना जनसैलाब और इस तरह का भीड़ देख करके, और जितने लोग बाकी जो नॉर्मल दुकानदार थे और जो आम लोग थे वो सब अंदर खड़े होकर देख रहे थे, बट किसान किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। और ये बात वहाँ के जो आम लोग थे वो भी बोल रहे थे कि अरे ऐसे कोई रैली वैली होता तो जितनी भीड़ है ये उपद्रव मचा देते, बट इतनी भीड़ होने के बाद भी किसान किसी को हार्म नहीं कर रहे थे, कोई उपद्रव नहीं मचा रहे थे ये। और जबकि उनको रोकने वाला ही नहीं था, वहां पे कोई वॉलंटरी फोर्स भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था रोकने वाला, बट क्योंकि वो खुद ही सब किसान थे और बस वो ट्रैक्टर परेड में आए हुए थे, इसलिए किसी को हार्म कर ही नहीं रहे थे। और जो लोग हैं वो भी देख रहे थे परेड में सबको। खैर इतनी भीड़ होने के बाद वो अराजक माहौल हो गया था, आगे बढ़ना मुश्किल था। और वहां पे सामने एक मार्केटिंग थी, वो बिल्कुल हमारे सामने ट्रैक्टर अजीब अजीब से स्टंट मार के तोड़ रहे थे, चेन्स वैन सब थे, और उन्होंने एक मार्केटिंग हम लोगों के सामने तोड़ी और वहां से फिर आगे बढ़ा। बट भीड़ इतनी थी कि उसमें घुसने का मतलब था कि फिर वापस लौटने का भी रास्ता नहीं था। और ऐसे करते करते 12-1-2 बज गया था मुझे लगता है। फिर मैंने सोचा कि ये वापस लौटना ही सही रहेगा। काफी देर वहां तक रुका रहा, 2-3 घंटे। मेरी तबियत भी उस दिन बहुत ज्यादा खराब थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफी बहुत ज्यादा बहुत तबीयत खराब थी, ठीक है। तो मैं काफी देर तक वहाँ खड़ा रहा, तो मुझे लगा कि अब तुम मतलब नहीं आगे जाने का, ऐसा कुछ एग्जैक्ट टाइम मेरे याद नहीं है तब। तो मैंने सोचा कि इसमें से ही ना रॉन्ग साइड में गाड़ी को वापस निकालता हूँ। और फिर रॉन्ग साइड में पीछे निकालने में भी मुझे बहुत समय लगा, 1-आध घंटा लगा धीरे धीरे करके। फिर जब उस भीड़ से इलाके से अलग हुआ, फिर कुछ करके रॉन्ग साइड से वापस मैं गाड़ी लेकर के मैं वापस आ गया। और मैं जब रूम पे जाकर जब मैंने मोबाइल ऑन कर किया तब न्यूज़ देखता हूँ, तो क्या न्यूज़ देखता हूँ कि लाल किले पे किसी ने ना दूसरा झंडा, जो कि न्यूज़ में बताया जाता है खालिस्तान का झंडा है, ऐसा फहरा दिया गया है। और ये देख करके ना दिमाग सन रह गया, क्योंकि लाल किले पे तिरंगे की आज़ादी के बाद तिरंगे के अलावा किसी और झंडे को कभी नहीं फहराया गया था। और वहां पे वो वीडियो भी देखा, जब एक बंदा, एक जो सबसे ऊपर चढ़ा है उसको तिरंगा दे रहा, तो तिरंगे को फेंक देता है और दूसरा झंडा लेकर के उसमें फहरा देता है। और ये देखते ही मतलब ये काफी शर्मिंदगी भरा दृश्य था। और ये जिसने भी देखा होगा, भारत का जो भी रहने वाला होगा, उन सबको काफी खराब लगा होगा। और ये राष्ट्रीय शर्म का एक दिन हो गया था पूरे देश के लिए। और क्योंकि हम सब किसान क्रांति के हिस्सेदार थे, उसमें क्रांतिकारी थे, तो हम सब, हमारा तो काफी ज्यादा ही मतलब हम एक तरह से कसूरवार हो गए थे हम सभी उसके लिए। तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, मैं काफी शर्मिंदा महसूस कर रहा था किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये पूरे राष्ट्र के लिए एक शर्म की बात थी कि हमने तिरंगे का अपमान कर दिया था। और हमारे लिए, हम सबके लिए, जो किसान आंदोलन में थे उनके लिए तो और ज्यादा शर्म की बात थी। और सर काफी शर्म से झुक गया था, ऐसे एक फीलिंग आ रही थी। और फिर अच्छा, उस दिन एक्सीडेंटली ऐसी बात थी कि उस दिन मेरे पास पैसे भी खत्म थे और सुबह से मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं लेट से उठा था, फिर मैं भाग के गया था। फिर मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया हुआ था। तो उसके बाद मुझे, जब मैंने ये देख लिया, तो मुझे और कुछ खाने का मन भी नहीं किया। और उस दिन मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं कुछ वैसे भी खाता। और मैं आपको क्या ही बताऊं, बट बस यही कह सकता हूँ कि वो पूरे भारत के लिए एक राष्ट्रीय शर्म का दिन था।